वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 27 जून 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और बेहतर कंटेंट और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो। और मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो रहा हूं, आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में चांद की अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25 जून 2024 को चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वह पहला देश बन गया जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग ई 6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। चैंग ई 6 मिशन अपने सतह से 2 किलो मिट्टी लेकर लौटा है। चैंग ई 6 री एंट्री मॉड्यूल चीन के उत्तरी हिस्से में मंगलवार सुबह 11:30 भारतीय समय के मुताबिक लैंड हुआ है। इसके जरिए चीन स्पेस पावर बनने के और करीब पहुंच गया। इंसानों को भेजने के अलावा चीन 2030 तक चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। अब तक की रिसर्च में संभावना जताई गई है कि चांद के इस हिस्से पर बर्फ के तौर पर पानी मौजूद है। चांद की सतह से सैंपल इकट्ठे करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया गया था। इसके जरिए चांद पर मौजूद 4 अरब साल पुराने क्रेटर से मिट्टी निकाली गई। इसके बाद सैंपल को एक कैप्सूल में डालकर री एंट्री व्हीकल में ट्रांसफर किया गया। चैंग ई 6 3 मई को साउथ पोल एटकन बेसिन पर लैंड हुआ था। यह चांद के 3 सबसे बड़े और प्रमुख जमीनी हिस्सों में से एक है, इसलिए इसको साइंटिफिक वैल्यू ज़्यादा है। चीन अपने मिशन के दौरान दूसरे देशों के पेलोड भी लेकर गया था, जिनमें पाकिस्तान, फ्रांस, इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल थे। चांद का फार साइड वह हिस्सा है जो धरती से दूर है और इसे ही चांद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हिस्सा हमें नजर नहीं आता है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में IFS ऑफिसर भरत लाल को NHRC के महासचिव के रूप में कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 24 जून 2024 को केंद्र सरकार ने रिटायर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS ऑफिसर भरत लाल को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के महासचिव के रूप में कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 को खत्म होने वाला था। भरत लाल 1988 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। भरत लाल को जून 2023 में NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया था। भरत उस समय राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। 2021 में उन्हें लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया था। 2017 से 2019 तक वे पूर्व राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। वे गुजरात सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। हाल में नवीनतम नियुक्तियों दोस्तों मैंने अपडेट कर दिया है। नवीनतम जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करें। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में साइमन मार्क कुलपति नियुक्त किए गए। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया। जगत प्रसाद नड्डा राज्यसभा के सदन के नेता नियुक्त हुए और लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला। एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अनुज त्यागी बने। एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर के एमडी एंड सीईओ बने। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। मनोज जैन को बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारती एएक्सए ने अखिल भारती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT 2024 का पुरुषों का डबल्स खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस पुरुषों का डबल्स खिताब जीता। 24 जून 2024 को नाइजीरिया में लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT का फाइनल खेला गया। भारत के हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने पुरुष डबल में गोल्ड जीता। मानव और हरमीत की जोड़ी ने नाइजीरिया के आलाजीदे ओमोतायो अजीज सोलांके को 3-0 से हराया। यह कंटेंडर टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। भारत ने महिला सिंगल्स और डबल्स के अलावा पुरुष डबल्स में गोल्ड जीते हैं। भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 9 मेडल जीते। श्रीजा अकुला ने महिला सिंगल में गोल्ड और अर्चना कामत के साथ डबल भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अयोध्या। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अयोध्या 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। यह संग्रहालय टाटा सन्स द्वारा बनाया जाएगा। यह संग्रहालय सरयू नदी के किनारे बनाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय का निर्माण देश की मशहूर वास्तुकार बृंदा सौमया की देखरेख में होगा। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग पर्यटन कंपनी को संग्रहालय के लिए 90 साल के पट्टे पर मात्र 1 रुपये की टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर संग्रहालय से संबंधित दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। तिरुवनंतपुरम केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया।
देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय महू मध्य प्रदेश में खोला गया। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में भारत सरकार से संविधान में राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया। इसी तरह का एक प्रस्ताव अगस्त 2023 में केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिस पर संसद ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मलयाली भाषी लोगों के क्षेत्र के सभी मलयाली भाषी लोगों के लिए एक संयुक्त केरल राज्य की मांग की गई थी। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को नए राज्य अस्तित्व में आए। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। हालांकि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरलम के बजाय केरल रखा गया था। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से पहली और चौथी अनुसूची का नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 15वां ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 43% की गिरावट आई है। इसके अलावा विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में कुल FDI में 2% की गिरावट आई है। दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में FDI प्रभाव में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में कुल FDI 28 अरब डॉलर था, जबकि 2022 में 49 अरब डॉलर था। वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक 2022 में 8वें से गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गई है। शीर्ष 3 देश हैं, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा सिंगापुर। तो दोस्तों, शीर्ष 5 देशों का मैं आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहा हूं। शीर्ष 5 मेजबान अर्थव्यवस्थाएं 2023 में पहला रैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों, और दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर, चौथे स्थान पर हांगकांग चीन है, 5वें स्थान पर ब्राज़ील और 15वें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD की स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महासचिव हैं रेबेका ग्रीन स्पेन। UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सुधाकर राव पापा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुधाकर पापा को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीसीएसबी द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के बारे में जानकारी। स्थापना 15 सितंबर 2000 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। अध्यक्ष हैं श्री प्रवीण कुमार पुरवार। हाल में नई नियुक्तियां। बीएसएनएल में निदेशक उद्यम सुधाकर राव पापा को नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार के को प्रबंध निदेशक बनाया। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया में ने गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यूवीसीई के पहले निदेशक यश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। सुरमा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी परमिला मलिक। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब बने उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसबीआई ने 2024-25 में कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 400। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में 400 शाखाएं खोलने जा रही है। एसबीआई भारत के सबसे बड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंक ने 2023-24 में 137 शाखाएं खोली, जिनमें 59 ग्रामीण शाखाएं थीं। एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि एसबीआई ग्राहकों द्वारा डिजिटल लेन देन में वृद्धि के बावजूद धन प्रबंधन और सलाहकार सेवाओं के नए उभरते क्षेत्र में ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए भौतिक बैंक शाखाओं की आवश्यकता है। एसबीआई के बारे में जानकारी। स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। करेक्शन कर लें, 1955। मुख्यालय मुंबई है और चेयरमैन हैं एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुई। चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाली बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष है भारत। पिछले साल यूनाइटेड किंगडम लंदन में आयोजित 63वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक में भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। एक अध्यक्ष के रूप में भारत 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की मेजबानी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद की अध्यक्षता संजीव चोपड़ा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राहुल गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
दोस्तों 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बने हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दोस्तों लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में 99 लोकसभा सदस्य हैं। 2014 से लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। दोस्तों सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं। नेता प्रतिपक्ष के काम। नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है, लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होता है। लोक लेखा समिति सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होता है जैसा एक कैबिनेट मंत्री के पास होता है। नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। 1969 में लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कांग्रेस ओ के राम सुभाष सिंह थे। नेता प्रतिपक्ष की सुविधाओं के बारे में जानकारी। वेतन नेता प्रतिपक्ष को दोस्तों बंगला, ड्राइवर सहित कार मिला होता है। और दोस्तों इसका वेतन होता है 50,000 रुपये प्रति माह सैलरी। भत्ता है 45,000 प्रति माह। निर्वाचन भत्ता है 2,000 प्रति माह। सरकारी भत्ता। यात्रा दिल्ली में उच्च श्रेणी का सरकारी बंगला मिलता है। और दोस्तों यह यात्रा देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा की सुविधा होती है। नेता प्रतिपक्ष को ट्रांसपोर्ट आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर मिला होता है। स्टाफ सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ मिलता है। नेता प्रतिपक्ष को इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलता है नेता प्रतिपक्ष को। और जहां तक सुरक्षा की बात है, उच्च स्तर की सुरक्षा की व्यवस्था होती है नेता प्रतिपक्ष की। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और नवीनतम जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट। आपको महत्वपूर्ण जानकारी अगर अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट और टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।